सन का जो सबसे प्रॉब्लमैटिक पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोना। सबसे ज़्यादा अगर एक्टिविटी होता है वो कोरोना पार्ट है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है सन का। ये वो हिस्सा है जहाँ से सोलार स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस उत्पन्न होते हैं, हमारे सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए कोरोना की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि कोरोना को आप सीधे आँख से देख नहीं सकते, क्योंकि सन इतना ब्राइट है कि सन के ब्राइटनेस के आगे जो उसका साइड है, एकदम जो उसका रिम है, जहाँ पे कोरोना है, आप उसको देख ही नहीं पाते। तो कोरोना को देखने का एक ही उपाय है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, बीच का पूरा सन ढक जाता है, तभी आप थोड़ी देर के लिए कोरोना को देख सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण तो पृथ्वी के किसी न किसी कोने में हर महीने होता है। तो अगर आपको कोरोना की स्टडी करनी है, तो आपको कॉन्स्टेंटली सोलर इक्लिप्स को चेज़ करना पड़ेगा। हर महीने, वो भी कुछ सेकंड के लिए ही आपको कोरोना दिखेगा। इसका उपाय ये है कि अगर आपको कोरोना को स्टडी करना है, अपना खुद का आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बना लो, ठीक है? सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ है और सन है, दोनों के बीच में चाँद आ जाता है, मून आ जाता है, तो सन ढक जाता है। तो अगर मान लो आपके पास एक सैटेलाइट है जिससे आप सन को देख रहे हो और उस सैटेलाइट के आगे आप एक आर्टिफिशियल ब्लॉकेज लगा दो, जिससे सन का मेजॉरिटी जो बीच का हिस्सा है वो ढक जाएगा, सिर्फ़ बाहर ही दिखता रहेगा। तो कैसा हो? तब तो एक बिल्कुल सोलर इक्लिप्स जैसा ही सिचुएशन हो गया। बट ये आर्टिफिशियली हम लोगों ने जनरेट किया और ये कांस्टेंट है, ये कहीं हटने नहीं वाला, हमेशा रहेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है प्रोबा 3 मिशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इन्हीं के ये सैटेलाइट्स हैं, प्रोबा 3, जिसको इसरो ने आज थर्सडे को शाम को 4 बजे श्रीहरिकोटा से स्पेस पे पहुंचाया। इस प्रोग्राम में 2 सैटेलाइट्स होंगे। मैंने कहा, एक जो सन को रोकेगा, जो एक आर्टिफिशियल इक्लिप्स क्रिएट करेगा, उस सैटेलाइट का नाम है ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। और जो सन को ऑब्जर्व करेगा, मतलब सिर्फ बाहर रिम को ऑब्जर्व करेगा, कोरोना को ऑब्जर्व करेगा, उसका नाम है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को 150 किलोमीटर के फासले पे होना जरूरी है, तभी आप सन के टोटल सोलर इक्लिप्स को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर ज्यादा पास आ गया तो फिर सन का ज्यादा हिस्सा दिखने लग जाएगा आपको और कोरोना ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, और ज्यादा दूर हो गया तो कोरोना भी ढक जाएगा, सब कुछ ढक जाएगा। तो इसलिए उसका एक फिक्स्ड एरिया पे बने रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिसीशन चाहिए, जो कि इसरो के पास है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसरो पे भरोसा किया कि हम ये मिशन पूरा कर सकते हैं। हम 2 स्पेसक्राफ्ट को एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे रख सकते हैं जब तक कि वो सैटेलाइट्स रहेंगी। इतने प्रिसीशन से हमने ऑर्बिट में इन दोनों सैटेलाइट्स को रख दिया है। इससे इसरो का कैपेबिलिटी दिखता है कि इसरो कितने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है और उसको ऑर्बिट पे लगा सकता है। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर इसरो। अगर हम इन सैटेलाइट्स को और थोड़ा सा देखें तो 550 केजी वेट के दोनों सैटेलाइट्स हैं, टोटल इनका वेट है। और इसको छोड़ा है पीएसएलवी ने, जो इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। 94 से पीएसएलवी अपनी सेवाएं दे रहा है, और इस बार 320 टन का टोटल वेट था जो रॉकेट, 4 स्टेज का रॉकेट था जिसने इस मिशन को कामयाब बनाया। जो लोअर वेट के सैटेलाइट्स होते हैं उसको ऑर्बिट तक पहुंचाने की महारत पीएसएलवी के पास सबसे ज्यादा है। अगर आपको 600 किलोमीटर हाइट तक चीजें पहुंचानी है, जिसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, और 1700 केजी तक अगर आपका सैटेलाइट है, तो पीएसएलवी इज योर बेस्ट चॉइस। 1400 केजी तक का अगर आपका सैटेलाइट है तो सब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पीएसएलवी उसको आराम से पहुंचा सकता है। फिर पीएसएलवी का एक्सेल वेरिएंट है जो 1300 केजी तक के सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसरो का ये जो मिशन है ये दिखाता है इसरो का बिजनेस पोटेंशियल और इसरो का बिजनेस वेंचर। देखिए, इसरो किस तरीके से पैसे कमाता है। इसरो पैसे कमाता है फॉरेन की पार्टीज को ये सेवाएं देके, ये सर्विसेज देके कि उनका सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है, उसके बदले में इसरो को पैसा मिलता है। ये बिजनेस शुरू हुआ था 99 में। जो पहला सैटेलाइट इसरो ने छोड़ा था फॉरेन किसी पार्टी के लिए, वो था जर्मनी के लिए। डीएलआर टबसैट नाम था उस सैटेलाइट का। धीरे धीरे इसरो की कैपेबिलिटीज बढ़ती गई, दुनिया में इसरो का भरोसा बढ़ता गया कि हाँ, ये हमारा सैटेलाइट अच्छे से पहुंचा देगा बिना किसी प्रॉब्लम। 2017 में इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 104 सैटेलाइट्स को एक बार में छोड़ने का। इसरो ने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए एक बॉडी बनाया, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में स्पिन। इनका काम है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। जैसे इंडिया का एक स्टार्टअप है पिक्सल, जिनका काम है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट्स बनाना पूरी दुनिया के लिए। ये स्पिन के मदद से, इसरो के मदद से ये स्टार्टअप फंक्शनल हो पाया। उसके बाद इसरो ने वेंचर कैपिटल फंड्स भी बनाए हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स को पैसे चाहिए होते हैं अपने ग्रोइंग फेज में। तो 1000 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया
जिससे अलग-अलग स्टार्टअप्स को वो हेल्प करते हैं। अगर आप इसरो का रेवेन्यू देखें, तो इसरो ने 432 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं पिछले 10 सालों में। पिछले साल की ही बात करें, 2023-24 की बात करें, तो इसरो ने ऑलमोस्ट $279 मिलियन कमाए फॉरेन के सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। ये इसरो अपने 2 कंपनीज़ के हेल्प से करता है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। ये 2 कंपनीज़ हैं इसरो की, जो इस टाइप के बिज़नेस एंड को सँभालता है। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं इसरो और स्पेसएक्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी इनोवेटिव हैं, दोनों ही अपने सस्ते चीप रॉकेट लॉन्च के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? किस तरीके से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? देखिए, मेन डिफरेंस जो है वो है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में। इसरो दाम कम करने की कोशिश करता है, कैसे? सस्ते रॉकेट बना के, कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट बना के। PSLV, GSLV, गगनयान, ये सब बहुत ही सस्ते कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल्स हैं, जिससे सेम काम आप कर सकते हो जैसे नासा करता है, मगर उसके 1/10 प्राइस में $74 मिलियन में हमारा मार्स मिशन हो गया था। और कुछ-कुछ इनोवेशन भी करता है इसरो, जैसे रीयूजेबल रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है RLV-TD प्रोग्राम में, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। बट इसका चैंपियन स्पेसएक्स है। स्पेसएक्स दाम कम कैसे रखता है? वो सस्ते रॉकेट नहीं बनाता, वो महंगे रॉकेट बनाता है, पर रीयूजेबल बनाता है। एक रॉकेट को आप बार-बार यूज़ कर सकते हो, तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में पर लॉन्च का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। जैसे फाल्कन 9 रॉकेट है, या फिर फाल्कन हेवी है, या फिर स्टारशिप है। ये सब बहुत महंगे रॉकेट हैं, पर इसको आप बार-बार यूज़ कर सकते हो, इस वजह से ओवरऑल दाम कम पड़ जाता है। फिर डिफरेंस आता है पेलोड कैपेसिटी में। इसरो के जितने भी रॉकेट्स हैं, 4000 केजी तक वो मैनेज कर सकते हैं। 1700 केजी तक PSLV मैनेज कर सकता है और 4000 केजी तक GSLV। बट भारी रॉकेट, उससे बड़े अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो इसरो किसी काम का नहीं है। अभी कोई रॉकेट नहीं है जो 40,000 50,000 केजी की चीज़ें जो हैं स्पेस में पहुँचा दे। उसके लिए स्पेसएक्स काम आता है। स्पेसएक्स का जो रॉकेट है फाल्कन हेवी, वो 64,000 केजी तक लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, जबकि इसरो का कैपेसिटी सिर्फ 4000 केजी तक है। उसका 64,000 केजी है स्पेसएक्स का। फिर इनोवेशन में डिफरेंस है। इसरो देखिए गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे-धीरे होता है, और हम डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। एक ऐसी चीज़ बना लेंगे जो डिपेंडेबल है, बार-बार आप उसको कई-कई सालों तक यूज़ कर सकते हो। स्पेसएक्स ऑन द अदर हैंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव प्राइवेट इंडस्ट्री कंपनी, ठीक है? जो कॉम्पिटिशन पे विश्वास रखता है, जो कॉम्पीट कर रहा है बोइंग के साथ, लॉकहीड मार्टिन के साथ, और ये इनोवेशन बहुत जल्दी करते हैं, नए-नए डिज़ाइन्स लाते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं, जैसे स्टारशिप बनाया मार्स मिशन के लिए। ये एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप था। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो इसरो का मेन जो रेवेन्यू सोर्स है वो कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च ही है, कि विदेशी जो पार्टीज़ हैं उनके हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं सस्ते में। दैट इज़ आवर रेवेन्यू मॉडल वहाँ। और स्पेसएक्स का अगर आप देखें, तो स्पेसएक्स सैटेलाइट लॉन्च तो करता ही है, प्लस स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देता है। जैसे अपने इंडिया में जियो चलता है, जियो मुकेश अंबानी सबको इंटरनेट दे रहे हैं, उससे करोड़ों रुपए हर महीने वो कमाते हैं। उसी तरीके से इलॉन मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस दिया है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके घर तक इंटरनेट आएगा, कोई केबल वायर कुछ नहीं। उससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल जनरेट करते हैं इंटरनेट सर्विस से। और उसके बाद बहुत भारी-भारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्पेसएक्स को मिलता है, जैसे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाना, और भी नासा के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्पेसएक्स को मिलते हैं, और उससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करते हैं हर साल। तो उनका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है, इसरो का एक सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम है। सैटेलाइट डेवलपमेंट में इसरो मेनली अर्थ ऑब्जर्वेशन के सैटेलाइट्स बनाता है, जिससे आप इंडिया को आप ऑब्जर्व कर सको। कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है, और ऐसे सैटेलाइट्स बनाता है जिससे देश में डेवलपमेंट हो सके और आर्मी की या फिर हमारे डिफेंस की स्ट्रैटेजिक नीड्स पूरी हो सके। ऑन द अदर हैंड स्पेसएक्स जो सैटेलाइट्स बनाता है वो मेनली स्टारलिंक प्रोग्राम्स से लिंक्ड है, इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए। हज़ारों सैटेलाइट्स उसने छोड़ी है, जिससे कि उसका एक ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क बन गया है। इंडिया में भी वो ऐसा कर सकते हैं कि जियो को रिप्लेस कर दें शायद कुछ सालों में, अगर वो इंडिया में सर्विस अपनी देनी शुरू कर दे तो।
तो ये सैटेलाइट्स बेसिकली कॉमर्शियल एंड के लिए होता है, ना कि इंडिया की तरह। इंडिया में क्या है कि ऐसे सैटेलाइट बना दिया जिससे किसानों को मदद हो जाए, जिससे नॉर्मल लोगों को मदद हो जाए। बट स्पेसएक्स के सैटेलाइट प्योरली इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट्स हैं, जिससे कि वो लोगों को इंटरनेट दे पाएँ, उनके बिज़नेस में वो हेल्प होता है। रेवेन्यू अगर आप देखें, इसरो मुश्किल से $300 मिलियन कमाता है पूरे साल, और स्पेसएक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है हर साल। वो स्टारलिंक के सब्सक्रिप्शन से, सैटेलाइट लॉन्च से, और नासा के और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से। फ्यूचर एम्बिशन अगर आप देखें तो मेनली इसरो के सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स ही हैं, जैसे गगनयान है, फिर सन मिशन है, मून मिशन है, मार्स मिशन है। तो ज़्यादातर जो है सब गवर्नमेंट के नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि स्पेसएक्स का जो एम्बिशन है वो है इंटरप्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन। उनको अलग-अलग प्लैनेट्स में जाना है, कॉलोनी सेटअप करना है, ये उनका एंड गोल है अभी के लिए। मून में जाना है, मार्स में जाना है, और वहाँ पे ह्यूमन कॉलोनी सेटअप करनी है। तो दीज़ आर सम ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन इसरो एंड स्पेसएक्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया, आपको प्रोबा 3 भी समझ में आया, क्योंकि प्रोबा 3 को समझना मेन मकसद था इस वीडियो का।